Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the effect of placing a point charge in an external electric field and placing a dipole in an external electric field. आज हमने पढ़ना है कि अगर हम एक पॉइंट चार्ज को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होगा, और अगर हम एक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं सो व्हाट विल हैपन. Sorry, I was mute. Today we are going to study what will be the effect of placing a dipole in an external electric field and a point charge in an external electric field. आज हमें देखना है कि हम अगर एक point charge को external electric field में place करते हैं और एक dipole को external electric field में place करते हैं तो क्या effect होता है. Before starting this topic, I will revise you the concept of electric field lines. Michael Faraday introduced the concept of the electric field, and उसने इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बजाय इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो की थी माइकल फेराडे ने. और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि आपके पास जो स्पेस अराउंड द चार्ज है, दिस इज फील्ड विद लाइंस ऑफ फोर्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अगर आप एक पॉइंट चार्ज के अराउंड टेस्ट चार्ज को डिफरेंट पॉइंट्स पे प्लेस करके इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन मेजर करते हैं, फाइंड करते हैं, सो वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है, दिस मेक्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अगर आप इफ यू सी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, अगर आप इसके अराउंड डिफरेंट प्लेसेस पे टेस्ट चार्ज को रख के देखें, इफ यू प्लेस टेस्ट चार्ज अराउंड दिस पॉजिटिव चार्ज, test charge will be repelled at every point, and this repulsion will be shown by these outward lines, and these outward lines are called as electric field lines. अगर हम एक टेस्ट चार्ज को एक पॉजिटिव चार्ज के अराउंड प्लेस करके देखते हैं, तो आपके पास वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो रिपेल होगा बाय दिस पॉजिटिव चार्ज. सो इस रिपल्शन को वी शो दिस बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड फॉर द नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी इनवर्ड, and the direction of the electric field, the tangent to the electric field line passing through any point in space gives the direction of the field at that point. अगर आपके पास लेट्स सपोज मैंने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा. पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती हैं. अगर आपके पास जैसे ये दो सेम चार्जेस हैं तो उनके दरमियान एक ऐसा पॉइंट आता है, देयर इज अ रीजन बिटवीन टू लाइक चार्जेस in which electric field is zero, जिसे आप null field region कहते हैं. और you have performed numerical, you did a numerical in which you find that at which point electric field will be zero. और ये अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो, सो इट लुक लाइक्स कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये ओरिजिनेट हो रही हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड हो रही हैं नेगेटिव चार्ज पे. इसी तरह आप अगर इनफाइनाइट स्पेस में देखते जाएं तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये पॉजिटिव साइड से ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव साइड पे एंड हो रही हैं. सो आज in this lecture when we are saying that a point charge in an external electric field, that means कि आप एक point charge को एक external electric field में रखेंगे, that means वो electric field किसी और source की वजह से होगी. For example, जैसे कैपेसिटर में we have a positive plate and a negative charge plate. उस positive plate और negative plate के दरमियान क्या होती है, electric field lines होती हैं. अगर हम एक कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान एक पॉइंट चार्ज को रखते हैं, so that means कि a point charge is placed in an external electric field. So here we are not concerned कि electric field कहाँ से आई. आपके पास external electric field है जिसमें आपने एक point charge को रख के देखना है या फिर एक dipole को रख के देखना है. बेसिकली आपका कंसर्न ये है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कि वो किसी और सोर्स की वजह से, अगर मैं क्यू चार्ज ले रही हूँ तो उस क्यू चार्ज की फील्ड को मैं कंसीडर नहीं कर रही, बल्कि मैं किसी और सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेके उसके अंदर पॉइंट चार्ज को प्लेस करूंगी. सो अ पॉइंट चार्ज विल बी प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. So a point charge in an external electric field. So first of all, what happens when a point charge is placed in an external electric field? The field that is produced by some other source. So जब हम एक पॉइंट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, उस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान रिलेशन क्या होगा,
F is equals to Q into E. This F is the electric force that will act on this point charge and this E is the external electric field. Q चार्ज जो है वो आपके पास इधर पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है. सो आपके पास अगर तो Q चार्ज पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ पर Q चार्ज पॉजिटिव है, ये Q क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी है ना चार्ज, अगर यहाँ पे Q पॉजिटिव है तो आपके पास F और E की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी. कि अगर आपके पास अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी. एंड इफ द क्यू इज पॉजिटिव चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स विल हैव सेम डायरेक्शन. एंड इफ ई एंड एफ आर ऑपोजिट इफ क्यू इज नेगेटिव. इसकी एक मैं एग्जांपल आपको देती हूँ ये डायग्राम से. आपको हम मैंने अभी ये बात की है, जो मैंने व्हेन आई describe the electric field lines, I describe that electric field lines originate from the positive charge and ends at the negative charge. So that means कि electric field lines originate होती हैं किसी positive source से और end होती हैं किसी negative source पे. So इसका मतलब है कि अगर हम electric field lines किसी positive source से originate होती हैं और एंड होती है किसी नेगेटिव सोर्स पे. इसका मतलब है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखें तो ये जो एरो है ये किसी नेगेटिव सोर्स की तरफ पॉइंट आउट करता है और ये ओरिजिन किसको पॉइंट करता है, किसी पॉजिटिव को. सो अगर हम इसमें एक नेगेटिव चार्ज को प्लेस करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव सोर्स और एंड एट द नेगेटिव सोर्स. So it's natural that negative charge will move towards the positive charge. So we can say that when a negative charge is placed in an electric field E is an external electric field, electric force F will act on this negative charge and the electric force F will be in opposite direction to the electric field. अगर आप यहाँ पर कोई positive test charge रख के देखें, अगर आप यहाँ पर Q नॉट रखते हैं, Q नॉट is a test charge and which is always positive. So आपने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव सोर्स और एंड एट द नेगेटिव सोर्स. आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सोर्स तो नहीं शो किया. आप सपोज कर लें, मैं क्योंकि कह रही हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसका मतलब है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो लेफ्ट से शुरू हो रही है और राइट पे एंड हो रही है. सो दैट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर हो सकता है कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट हो और यहाँ पर कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट हो. ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स जो है वो यहाँ पर शोन नहीं है, आपके पास कोई unknown source of the electric field है, but just to make the understanding, the electric field source is not shown here, but just to make the understanding of the concept, I'm saying that electric field lines, as electric field lines originate from the positive side or source and end at the negative source, so the negative charge will move in opposite direction to the electric field and the test charge will move in the direction of electric field. If you are asked in an MCQ, if a test charge is placed in an external electric field, it will move in the direction of, so the test charge will move in the direction of electric field. अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, लेट्स सपोज आपसे ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्थ टू साउथ पॉइंट आउट कर रही है, ये नॉर्थ टू साउथ जा रही है, और आपके पास अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखती हूँ तो आप बताएं कि टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा. तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है, यानी आपके पास वो साउथ की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है टेस्ट चार्ज भी किस तरफ मूव करेगा, साउथ डायरेक्शन में. और अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सो नेगेटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम साउथ टू, so electric field is from north to south, so the negative charge will move from south to north. So आपके पास आंखें बंद करके आप जवाब दें. Because electric field lines originate from the positive source and end at the negative charge. So अगर if you are asked के a test charge is placed in the electric field या a positive charge is placed in the electric field, so positive charge will move in the direction of electric field and negative charge will move in opposite direction to the electric field. Or in other word, we can say that electric field and electric force will have same direction if Q is positive, and electric field and electric force will have opposite direction if Q is a negative charge. So now
आपने एक सिंगल पॉइंट चार्ज को रख के देखा। नाउ इफ वी प्लेस अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एक सिंगल पॉइंट चार्ज से आप किस पे आ गए हैं कि अगर आप एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करके देखते हैं, तो सपोज इफ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, then what will happen? Your question is, what happens if a dipole is placed in an external electric field, or what is the effect of placing a dipole in an external electric field? So, first of all, suppose that dipole is a rigid structure. Rigid structure means the charges are fixed at its position about its center. What is a dipole? Dipole is the configuration of two equal and opposite charges separated by some distance. Dipole क्या होता है? आपके पास दो equal और opposite charges होते हैं which are separated by some distance. प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और सेपरेशन कितनी है? डी सेपरेशन है, जिसके लिए आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया था, दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। और आपने ये डिफाइन किया था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है दैट इज अ वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर आपने जो बात की है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सपोज दैट डाइपोल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, लाइक यू योर सेल्फ इज अ रिजिड ऑब्जेक्ट। आप एक रिजिड ऑब्जेक्ट हैं, आपके अंदर अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिया तमाम ऑर्गन्स को। ऐसा नहीं है कि अगर आप बेंड कर रहे हैं, इफ यू आर ऑफरिंग प्रेयर, अगर आप रुकू में जा रहे हैं तो आपके साथ आपका जो स्टमक और लंग्स है वो भी रुकू में, आपके कोई इर्द गिर्द मूव नहीं कर रहे। आपके पास एवरी ऑर्गन इज फिक्स्ड एट इट्स पोजिशन अराउंड इट्स सेंटर। सो रिजिड ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पर हमने जो बात की है वो है कि डाइपोल एक रिजिड स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स ऐसा नहीं होगा कि आपने व्हेन यू प्लेस द डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ मूव कर जाएगा और नेगेटिव चार्ज एक तरफ मूव कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो अपनी अपनी पोजीशंस पे फिक्स हैं अबाउट देयर सेंटर। उनका सेंटर क्या है? वो जो डाइपोल का सेंटर है उसके अराउंड ये दोनों चार्जेस क्या हैं? अपनी अपनी पोजीशंस पे फिक्स्ड है। सो डाइपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि दोनों चार्जेस क्या है? इक्वल और ऑपोजिट है, सो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट्स ऑन बोथ एंड्स ऑफ द डाइपोल। सो डाइपोल के दोनों एंड्स पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्स जो है वो क्या करेगी? एक्ट होगी। So, see, a dipole is placed in a uniform electric field and it experiences no net force. How it experiences no net force? अभी देखिए ये जो लाइन है इन दोनों के दरमियान, ये इनका एक रिजिड कनेक्शन है। दीज आर कनेक्टेड बाय दिस लाइन। और ये P क्या है? स्मॉल p, दिस शोज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज इक्वल्स टू Q इंटू डी। अब ये दोनों चार्जेस अपने इस सेंटर के अराउंड, इस लाइन के अराउंड फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि क्यू इधर मूव कर जाएगा और ये माइनस क्यू इधर मूव कर जाएगा। आपके पास क्या होगा? इन दोनों चार्जेस पे एक फोर्स एक्ट करेगी और वो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। अच्छा, अब ये डाइपोल जो है, दिस इज मेकिंग एंगल थीटा विद दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये सारी क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। सो अगर हम इस डाइपोल को किसी भी पोजीशन में रखते हैं, ये सबके साथ मतलब किसी भी जगह रखें, ये अगर इस फील्ड लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं तो इसके साथ भी एंगल थीटा होगा, इसके साथ भी एंगल थीटा होगा। तो अब आपके पास इस चार्ज पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स विल एक्ट ऑन बोथ द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। अब नेट फोर्स जीरो होगी, क्यों? क्योंकि आपके पास दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। बट दिस सेटिस्फाइड ओनली द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर आप देखो टॉर्क वाले, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगी। अब देखो ये चार्जेस क्योंकि अपने इस सेंटर के अराउंड फिक्स हैं, इस लाइन के अराउंड दोनों अपने चार्जेस आर द रिजिड स्ट्रक्चर। सो अब आपके पास अगर एक रॉड को आप दोनों एंड से पकड़ के ऑपोजिट साइड से फोर्स लगा रहे हैं, अगर एक फोर्स इधर लग रही है एक फोर्स इधर लग रही है, तो क्या होगा? आपके पास नेट फोर्स तो जीरो आएगी, चार्जेस किसी भी तरह लीनियरली मूव नहीं कर सकते। बट दिस डाइपोल विल बी रोटेटेड, ये डाइपोल इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग थीटा, इस डायरेक्शन में। यानी आपके पास डाइपोल इधर से इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा सच दैट कि आपके पास एंगल थीटा क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। यानी ये जो फोर्स है इनकी वजह से आपके पास नेट फोर्स तो जीरो आएगी, लेकिन जो टॉर्क है दिस विल टेंड टू रिड्यूस एंगल थीटा। तो आपके पास इसके अराउंड क्या आएगा? टोटल फोर्स तो क्या हो जाएगी? देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल,
but a torque will act on this dipole. So if you are asked in the short question, what happens if a dipole is placed in an electric field? If a dipole is placed in an electric field, net force on the dipole will be zero, but a torque will act on the डायपोल. अब आपके पास एक टॉर्क एक्ट करेगा. टॉर्क एक्ट इस तरह से करेगा कि आपके पास आर इंटू एफ साइन थीटा से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इफ वी चूज द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल एज द ओरिजिन ऑफ द टॉर्क, आपके पास ये सेंटर क्या है, जो ओरिजिन ऑफ द जो डायपोल का सेंटर है वो क्या है आपके पास फिक्स है ना, क्योंकि आप समझें कि ये जो डायपोल है ये अपने सेंटर के अराउंड रोटेट करेगा. तो आपके पास अगर ये सेंटर के अराउंड रोटेट करेगा, टॉ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा. आर क्या होता है? आर इज द मोमेंट आर्म. मोमेंट आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द पिवट पॉइंट. मोमेंट आर्म जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही होती है और जिसके अराउंड आपके पास ऑब्जेक्ट फिक्स होता है उसके दरमियान डिस्टेंस होता है. अगर एक दरवाजे पे इफ यू आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन द डोर, तो आपके पास आर क्या होगा? जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं वहां से लेकर जहां तक डोर फिक्स है दीवार के साथ उसके दरमियान डिस्टेंस. तो यहाँ पर ये जो डायपोल है ये सेंटर के अराउंड फिक्स है. सो फोर्स इन दोनों पॉइंट्स पे लग रही है. तो इधर मोमेंट आर्म क्या होगा? यहाँ से सेंटर से लेकर इधर तक का डिस्टेंस जिधर फोर्स लग रही है d/2, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा? d/2. सो आपके पास जो टॉर्क आएगा वो आ जाएगा d/2 साइन थीटा इंटू एफ प्लस d/2 साइन थीटा इंटू एफ. और अगर आप एफ यानी फोर्स की जगह q इंटू ई पुट कर दें, अगर आप फोर्स की जगह q इंटू ई पुट कर दें, यहाँ से थोड़ी सी पॉइंट मिस हो रहा था. सो the total torque will be equals to d/2 sin theta into f plus d/2 sin theta into f. And as you already studied, आपने जैसे पढ़ा है कि f किसके इक्वल है? f is equals to q into e. So this will be equals to d/2 क्या हो जाएगा? d. So q d e sin theta, या फिर आपके पास ये df sin theta आएगा ना. तो f की जगह आपने क्या पुट कर दिया? q into e. और Q इंटू डी क्या होता है? हमने पढ़ा था कि आपके पास डाइपोल इज द configuration in which two equal or opposite charges are separated by some distance. So plus Q and minus Q separated by distance d. So P क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल p is equals to Q into d. So इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट electric dipole moment So electric dipole moment P is equals to Q into D. So this Q into D will be replaced by P. अगर आप इसे P से replace करते हैं तो क्या हो जाएगा? P E sin theta. And if you have studied the cross product of two vectors, you know that if the vector A and B are multiplied using the cross product, so A cross B will be equals to A B sin theta. So यहाँ पर क्या है? ये आ जाएगा P E sin theta. जब ये पी ई साइन थीटा आएगा तो इसका मतलब है स्मॉल पी क्या है? फर्स्ट वेक्टर है. ई क्या है? दूसरा वेक्टर है. यानी देखो ये क्या है? पी वेक्टर है और ई ये वेक्टर. पी और ई के दरमियान एंगल कितना है? थीटा. इफ पी इज द फर्स्ट वेक्टर, ई इज द सेकंड वेक्टर, एंड पी एंड ई आर मेकिंग एंगल थीटा, सो देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी पी ई साइन थीटा. सो टॉ को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं पी क्रॉस ई. और ये जो पी क्रॉस ई है इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट में यू नो दैट इन क्रॉस प्रोडक्ट और इन द वेक्टर प्रोडक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज द प्रोडक्ट वेक्टर इज measured using right hand rule. You place your fingers of the right hand in the direction of the first vector. अब यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर क्या है? P. आप अपनी फिंगर्स को मेरे साथ साथ करके देख लें. आप अपनी फिंगर्स को प्लेस करें इन द डायरेक्शन ऑफ P and curl your fingers in the direction of E. Your thumb will point out the direction of torque. और आपके जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है वो क्या होगी? P क्रॉस E. P क्रॉस E की डायरेक्शन सॉरी क्या होगी? इन टू द पेज. आप इसको करके देखें, आपके पास डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क विल बी इन टू द पेज. द राइट हैंड जो
the right hand rule will give the direction of the torque, and this will be P cross E. You will place your fingers of the right hand in the direction of P, electric dipole moment, and you will curl your fingers in the direction of E. Your thumb will point out the direction of torque, and that will be into the page. आपके पास बुक में इसको क्रॉस से शो किया हुआ है, सो आपको पता है कि जो क्रॉस है वो शो करेगा इनटू द पेज। अब इसके एंड पे मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क मैग्नीट्यूड एंड फॉर व्हाट एंगल थीटा इज टॉर्क मैक्सिमम। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, एट एंड ऑफ द लेक्चर आई विल आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ यू। आप इसको नोट कर लें अपनी। और राइट हैंड रूल मैंने क्या बताया है कि आप अपनी उंगलियों को, राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर पी की डायरेक्शन में रखेंगे और उनको ई की तरफ कर्ल करेंगे, और जो आपका थंब है वो पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, एंड दैट विल बी इनटू द पेज। अब ये जो क्वेश्चन है इसे आप बेशक लिख लें कि आपने नोट करना है कि मैक्सिमम टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या है और किस एंगल के लिए टॉर्क मैक्सिमम होगा। टॉर्क की वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा। सो ये मैं लेक्चर के एंड पे आई विल आस्क फ्रॉम यू, so please note down this question and I will ask this question at end of the lecture. So now we have energy of an electric dipole in an external electric field. आपने अभी तक ये देखा कि आपके पास जो डाइपोल है उसके लिए क्या आ रही है, एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा। सो अब हमने ये देखना है कि अगर आप इसके लिए, अब देखो हमने ये बात की कि आपके पास डाइपोल की वजह से क्या हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। सो आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल में एनर्जी क्या स्टोर होगी। सो आई रिपीट दिस, आपके पास ये डाइपोल है, इसकी एनर्जी क्या होगी व्हेन दिस इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपके पास टॉर्क जो है, दिस टॉर्क विल डू सम वर्क, दिस टॉर्क विल डू सम वर्क टू रोटेट दिस डाइपोल। अब आपने पढ़ा था कि जो फोर्स है, फोर्स की वजह से वर्क डन किसके इक्वल होता है लीनियर मोशन में, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। हेयर इन द रोटेशनल मोशन, फिर आपने ये भी पढ़ा हुआ है इन इंटरमीडिएट दैट इन द लीनियर मोशन वी हैव फोर्स एंड इन द रोटेशनल मोशन वी हैव टॉर्क। यानी कि इन रोटेशनल मोशन फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क, and in rotational motion displacement d is replaced by angular displacement, क्योंकि आपके पास लीनियर मोशन में द फार्मूला फॉर वर्क डन इज w is equals to f dot d, and in the rotational motion force will be replaced by torque and displacement will be replaced by angular displacement. So work done in the rotational motion will be equals to tau dot d theta. अब आपके पास डाइपोल जो है वो फ्री टू रोटेट है, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल डू सम वर्क टू रोटेट द डाइपोल। तो आपके पास जो वर्क डन है वो क्या होगा, टॉ डॉट डी थीटा। और ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा है, लीनियर मोशन में वर्क कैसे होता है, एफ डॉट डी के इक्वल होता है, एंड इन रोटेशनल मोशन इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय सब्स्टिट्यूटेड बाय टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट डी विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। अब इस डॉट प्रोडक्ट को अगर हम खत्म कर दें, और इंटीग्रेशन किसको शो करती है कि आपके पास टोटल वर्क डन कितना आएगा। अब दिस वर्क डन विल बी फ्रॉम इनिशियल एंगल थीटा नॉट टू थीटा। लेट्स सपोज आपके पास, आप सपोज करें कि ये दिस डाइपोल वाज एट सम एंगल थीटा नॉट इनिशियली दिस वाज मेकिंग सम एंगल थीटा नॉट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज द फाइनल एंगल। अब जो टॉर्क है उसकी वजह से आपके पास ये जो एंगल थीटा है ये रिड्यूस हो रहा है ना, रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रही है, ये मैंने इस कर्व से शो किया हुआ है। अब जब इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है तो एंगल थीटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल का एंगल इज डिक्रीजिंग, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी डिक्रीज्ड आफ्टर द रोटेशन। सो इस डिक्रीमेंट को शो करने के लिए हमने टी डॉट डी थीटा के साथ क्या लगाया है, नेगेटिव साइन लगाया है कि अगर टॉर्क इंक्रीज होगा तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगल ये क्या होगा, एंगल डिक्रीज होगा। सो अगर आप यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू पुट कर दें, so W will be equals to theta naught to theta minus PE integral this sin theta d theta. Up here integration will be done over angle theta, so work done will be equals to minus PE sin theta minus PE integral sin theta d theta.
सो आपके पास इंटीग्रल साइन थीटा का आंसर होता है माइनस कॉस थीटा। यहाँ से देखें W इज इक्वल टू माइनस पी ई साइन थीटा इंटीग्रल है। सो इफ वी टेक माइनस पी ई आउट ऑफ द इंटीग्रल, साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा। सो माइनस और माइनस बैलेंस हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। सो W आपके पास आएगा पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। The work depends only on the initial and final coordinates. That means कि electric field is a conservative field, कि जो work done है that depends only on the initial and final coordinates, not on the path, कि आप इस पर कैसे जाते हैं। जैसे work done in a gravitational field में we say कि आपके पास जो work done is independent of the path followed, वो सिर्फ initial और final points पर depend करता है। खैर, अब ये आपने लिख लिया कि W किसके इक्वल है, पी ई cos theta minus cos theta naught। This work done will be stored in the form of the potential energy, and we all know that in physics and the science we know that the work done will be stored in the form of the electric potential energy, and the change in potential energy delta U will be equals to minus W। आपके पास delta U किसके इक्वल होगा, minus W के। So delta U, the change in potential energy will be equals to minus PE cos theta minus cos theta naught। अब आपने इंटरमीडिएट में यू हैड स्टडीड कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते थे या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, so electric potential energy is normally found in the form of change, and if we need to find out electric potential or electric potential energy at some absolute value, particular value, तो you take the reference point at zero। जैसे आप ग्राउंड को रेफरेंस लेते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो तो हम रेफरेंस किसको लेते हैं, ग्राउंड को, जीरो पोटेंशियल को। सो हेयर अगर आपके पास दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड इफ वी वांट टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, हम वो पॉइंट लेते हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो सी। तो अगर हम थीटा नॉट को 90 डिग्री ले लें तो कॉस थीटा कॉस 90 वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। So U will be equals to absolute potential energy will be equals to minus PE cos theta. And we know that E is the vector, E is a vector, and if two vectors are related with cos theta, so हम इनको you can write it as the dot product। टॉर्क में आपके पास PE sin theta था तो उसको हमने लिख लिया था एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या है, पी ई साइन थीटा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। सो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी मैं आपको एग्जांपल बता दूं, देन मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी कि आप एक कैलकुलेशन एक दफा देख भी लो। अभी देखो, पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल है, U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। अगर P और E के दरमियान एंगल जीरो हो, what will be the electric potential energy if electric dipole moment and field are parallel? If the angle between electric dipole moment and electric field is zero, P dot E will be equals to PE cos 0 degree, cos 0 is 1, so potential energy will become minus PE. This will be uh, the stable equilibrium. This will be condition of the stable equilibrium. So this is the condition of stable equilibrium. So how we can say this is a stable equilibrium? As we all know that electric field lines originate from the positive charge and end at the negative charge. So agar if we are saying कि electric dipole moment or electric field are in the same direction, that means dipole will be aligned with the electric field. अगर dipole aligned है with the electric field, that means कि electric field line जिस side से originate हो रही हैं, इस साइड पर आपके पास कोई पॉजिटिव सोर्स है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव सोर्स एंड एंड एट द नेगेटिव सोर्स। तो आपके पास यहाँ पर जिस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हो रही है इधर नेगेटिव चार्ज आ गया है, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड हो रही है इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो एक स्टेबल कन्फिग्रेशन है कि जिस साइड पे कोई पॉजिटिव सोर्स है उधर आपके पास आपने नेगेटिव चार्ज को अलाइन कर दिया और इधर पॉजिटिव चार्ज को। सो इफ पी एंड ई आर पैरेलल, तो ये एक स्टेबल कन्फिग्रेशन है, और इस पॉइंट पे आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। सो दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल स्टेट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन मैंने आपके पास शुरू पे ओपन छोड़ा था, और एक क्वेश्चन ये है कि शो द डायग्राम एंड राइट द वैल्यू ऑफ यू। आप बताएं, डायग्राम से बताएं और यू की वैल्यू लिखें व्हेन पी एंड ई आर एंटी पैरेलल।
अगर आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल हो। इस क्वेश्चन को नोट कर लें, आई विल आस्क दिस इन एट द एंड ऑफ द लेक्चर। सो आपके पास क्वेश्चन ये है कि शो द डायग्राम एंड राइट द वैल्यू ऑफ यू व्हेन पी एंड ई आर एंटी पैरेलल। और ये एक और कंडीशन है, पहले आपने पढ़ा कि अगर यू और एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मैम ये जो हम कह रहे हैं ये पैरेलल है डाइपोल, तो फिर एंगल 90 कैसे हो रहा है? बेटा, वो पैरेलल तो मैंने जो करवा मिनिमम दिया ना एंगल ये वाला। ये तो एंगल 0 है ना, पैरेलल पे तो 0 है, तो आपके पास cos 0 1 आएगा, तो माइनस पीई आ रहा है ना। मैम, हमने वो पोटेंशियल मिनिमम जो निकाला है -PE। माइनस पीई cos 0 पे 1 आया ना, एंगल 0 है। देखो पैरेलल का मतलब है थीटा 0 है। जी जी मैम, आ गई था। And for anti-parallel, you have to do yourself. I will ask you at the end of the lecture. And the last one is when angle is 90 degrees. So when P and E are perpendicular, so this is a neutral condition. This is here U is 0. Cos 90 will be 0. So electric potential energy will be 0. And this will be a neutral condition. And this is not the minimum potential energy. This is the zero potential energy condition. So अब आपने ये मुझे बताना है, जो मैंने आई विल गिव यू 2-3 minutes. The first question was what is maximum torque and at what angle theta torque will be maximum. And the last question is show that the diagram and write the value of u when P and E are anti-parallel.